ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम 91 नए अपग्रेड की शक्ति का परीक्षण करना। जेरस सदमे में बैठा रहा क्योंकि उसके अपने हाथ उसकी इच्छाशक्ति से बाहर निकल गए और कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसका सफ़ेद हाथ अचानक से रूपांतरित होने लगा और उसने देखा कि यह धीरे धीरे पिघल रहा था और एक लंबे सफ़ेद रंग के ब्लेड का आकार ले रहा था। यह क्या है? उसने धीरे धीरे अपना बायां हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि उसका दायां हाथ सफ़ेद ब्लेड में बदल गया है और वह अवाक होकर वहीं बैठा रहा। यह असली और धातु की तरह कठोर था, बिल्कुल असली ब्लेड की तरह। ये कैसे संभव है? अपने शरीर के एक हिस्से को एक निर्जीव वस्तु के आकार में बदलना। आखिरकार उसे इस क्षमता की व्याख्या समझ में आ गई। जेरस ने धीरे धीरे अपना बायां हाथ ब्लेड की नोक की ओर बढ़ाया और उसे पार किया और उसके हाथों में एक सही रेखा दिखाई दी जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। हालांकि उसके पुनर्जनन के कारण अगले सेकंड में घाव तुरंत बंद हो गया। ये बहुत तेज भी है, जेरस ने बड़बड़ाया। होस्ट को अपना मैना ब्लेड में भेजने की कोशिश करनी चाहिए। सिस्टम नोटिफिकेशन तब दिखाई दिया जब जेरस ने अपनी बायोमॉर्फ क्षमता को सक्रिय करने से पहले एक भान उठाई जिससे क्यूजे उसके मैना कोर से बाहर निकल गया और उसके शरीर में प्रसारित हो गया। जेरस ने मैना को अपने दाहिने हाथ में निर्देशित किया जो अब एक ब्लेड था क्योंकि ब्लेड के किनारे अचानक दूधिया सफ़ेद रोशनी के साथ बह गए। जेरस ने मिल्की चमक को देखा, थोड़ा हैरान हुआ लेकिन उसे इसके साथ कुछ और महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने ब्लेड को अपने हाथों पर रखा। जैसे ही दूधिया सफ़ेद रोशनी जेरस की त्वचा के संपर्क में आए, उस पर तुरंत एक कट दिखाई दिया, भले ही ब्लेड अभी तक उसकी त्वचा के संपर्क में नहीं आया था। जेरस के हाथ पर पुनर्जनन और विनाश का एक चक्र दिखाई दिया क्योंकि कट तेजी से बंद हो गया और जल्द ही एक बार फिर से खुल गया। अगर वह किसी की गर्दन पर पूरी ताकत से ब्लेड घुमाता है तो कितना नुकसान होगा। जल्द ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, मैना कोर एनर्जी 50/70। इतनी जल्दी? जेरास ने अपने आप से कहा जैसे ही उसने जल्दी से अपनी क्षमता को रद्द कर दिया, जिससे ब्लेड उसके सामान्य हाथ में वापस आ गया। कम से कम अब मेरे पास एक प्रस्तुत करने योग्य आनुवंशिक क्षमता है, जेरास ने कहा। अगर कोई उससे उसकी आनुवंशिक क्षमता के बारे में पूछता तो उसे नहीं पता होता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह ये नहीं बता सकता था कि वह अपने एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन के कारण दूसरों में रूपांतरित हो सकता है, न ही वह अपने कैश डिवोरिंग जीन के बारे में बता सकता था। लेकिन अब अगर कोई उसकी क्षमता के बारे में पूछे तो वह बस अपने हाथों को ब्लेड में बदल सकता है और कह सकता है कि यह उसकी आनुवंशिक क्षमता है। अब आइए इस नई क्षमता की शक्ति की जांच करें। जेरास ने धीरे से टेबल की ओर बढ़ते हुए और अपना वीआर हेलमेट निकालते हुए बुदबुदाया। अपने सोफे पर वापस आकर वह उस पर लेट गया और उसने हेलमेट को धीरे धीरे अपने सिर में पहना और फिर उसके किनारे पर बटन दबाया। जेरास ने फिर से वही धक्का महसूस किया, जैसे कि उसकी आत्मा को उससे बाहर निकाला जा रहा हो, लेकिन वह इस बार परिचित होने के कारण इसे अनदेखा करने में सक्षम था। मुख्य मेनू। जेरस ने अंतरिक्ष में बड़बड़ाया क्योंकि होलोग्राफिक छवियों की एक श्रृंखला उसके सामने दिखाई दी। मुख्य मेनू। विशेषताएं। खिलाड़ी का नाम अरेबस। रैंकिंग 161। हारों की संख्या 0। पराजित विरोधियों की संख्या 0। पूरे किए गए मिशनों की संख्या 1। यह देवता लड़ाई नए कैडेट रैंकिंग 1 ब्लड डेविल 2 रीपर 3 साइथन 4 टाइटन 5 लिंक्स 6 अनचैंड 7 माइट किंग 8 द लिमिटलेस वन 155 टेलिकिन 156 टॉमहॉक 158 सिम्बर 159 मुतादे 160 डोमेन 161। अरेबस। जेरास ने लंबी सूची को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्विन रैंकिंग में केवल 8वें स्थान पर ही पहुंच पाया, हालांकि वह न्यू कैडेट्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। उसने तुरंत 5वीं रैंकिंग वाले व्यक्ति लिंक्स पर क्लिक किया, लेकिन एक अधिसूचना दिखाई दी। आप केवल उन लोगों को चुनौती दे सकते हैं जो आपसे 10 रैंक ऊपर हैं। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में नीचे से शुरू करना होगा। जेरास ने 154 रैंकिंग वाले व्यक्ति को चुनौती देने के लिए चुना और बुदबुदाया। चुनौती अनुरोध भेजा गया। चुनौती स्वीकार की गई। क्या आप ये चुनौती रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि अन्य लोग वीडियो देख सकें? नहीं। NOWELL-BE-IN.C-OM। आपका प्रतिद्वंद्वी अर्थली अब आपकी युद्ध स्थलाकृति चुन रहा है। हो गया। अब आपको 3.2.1 में युद्ध चरण में भेजा जाएगा। जेरास को लगा कि वह किसी दूसरी जगह पर जा रहा है और अपनी आंखें खोलकर वह देख सकता था कि उसे सफ़ेद जगह से दूर ले जाया गया था। उसके सामने रेत और दरारों से भरा एक अंतहीन क्षेत्र था जो उसकी आंखों की नज़रों तक फैला हुआ था। जेरस ने आगे देखा तो उसे एक मोटा ताज़ा युवक दिखाई दिया जिसके बदन पर भूरे रंग का किमोनो था और वह लगभग 2 मीटर लंबा था। युद्ध 3.2.1 में शुरू होता है।
जाओ। भले ही यह कहा गया था कि युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन लड़का अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, जिससे जेरेस की भौहें तन गईं। आप केवल 161वें स्थान पर हैं और आप 154वें स्थान पर मौजूद मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। भले ही सिस्टम उन लोगों को चुनौती देने की अनुमति देता हो जो आपसे 10 रैंक ऊपर हैं, लेकिन आप इतने घमंडी और शायद मूर्ख हैं कि आप यह नहीं सोच सकते कि आप उन्हें हरा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जेरेस ने कहा, और वह अचानक वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। एक मुक्का हवा में भयानक गति से फटा और ये तुरंत अर्थली के सामने आ गया, जिसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपना हाथ ताली बजाए। बूम! जेरेस पंच ने धरती से बनी दीवार पर जोरदार प्रहार किया, जो अगले ही सेकंड में फट गई। फिर अर्थली की नाक पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर तुरंत ही जमीन पर लगातार धंसता हुआ उड़ गया, फिर रुक गया। पृथ्वी नियंत्रण आनुवंशिक क्षमता प्रभावशाली। जेरेस की आवाज़ दूर से आई जब वह अपने हाथों से रेत झाड़कर दूर स्थित अर्थली की ओर चल पड़ा। कैसे? अर्थली के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया जब उसने जेरेस की दूर की आकृति को देखा, जो धीरे धीरे भ्रम में उसके करीब आ रही थी। उसकी धरती की दीवार 1 सेकंड भी नहीं टिक पाए और वह भी एक ही मुक्का से उड़ गया। मुझे चुपके से हमला करके ले जा रहे हो? मुझे तुम जैसे घटिया लोगों से नफरत है जो गंदी लड़ाई करते हैं। अर्थली ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि उसने अचानक दोनों हाथ जमीन पर रखे और धरती पानी की तरह बहने लगी और फिर उसके पूरे हाथ को ढक लिया। जेरेस ने जो कुछ किया उसे देखते हुए एक भान उठाई, क्योंकि उसने देखा कि अर्थली के हाथों से अचानक ताकत बढ़ रही थी। चलो देखते हैं कि तुम इस बार फिर मुझ पर चुपके से हमला करते हो। अर्थली ने दहाड़ते हुए तुरंत जेरेस की ओर बहुत प्रभावशाली गति से दौड़ लगाए। चुपके से हमला। जेरेस के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी, क्योंकि वह भी जमीन से दबा और उनकी मुट्ठियां तुरंत आपस में टकरा गईं। बूम! क्रैक क्रैक! 92 रैंकिंग में तेजी से आगे बढ़ना। चुपके से हमला। जेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी, क्योंकि वह भी जमीन से दबा और उनकी मुट्ठियां तुरंत आपस में टकरा गईं। बूम! क्रैक क्रैक! कुछ धीरे धीरे टूटने की आवाज़ रेगिस्तान में गूंजी जब ईथली ने देखा कि कैसे धरती उसके हाथ पर एक दस्ताने की तरह काम कर रही थी और टूटने लगी। बूम! आखिरकार धरती टुकड़े टुकड़े हो गई और वह तुरंत उड़ गया, जमीन से उछलकर धीरे धीरे रुक गया। उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया, क्योंकि उसका बायां हाथ उसके दाहिने हाथ को कसकर पकड़े हुए था, जिससे लाल खून टपक रहा था और उसके नीचे की रेत पर दाग लग गया था। वीआर दुनिया हर चीज़ को दोहराती है, यहाँ तक कि शारीरिक खून और सभी भावनाओं को भी उसी परिमाण में, जैसा कि कोई व्यक्ति वास्तविक दुनिया में अनुभव करता है। जेरास ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और उसने अपनी आधी ताकत से एक और मुक्का मारा। अर्थली ने रोकने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन वह तुरंत ही एक बार फिर उड़ गया, क्योंकि उसके आसपास की धरती भी टूट गई, जबकि उसके बाएं हाथ की हड्डी भी अपंग हो गई। उसका शरीर कमज़ोर होकर रेत पर गिर गया, क्योंकि उसके सिर की नसें उसके हाथों के अपंग होने के दर्द के कारण फट गई थीं, जबकि एक बहुत बड़ी शक्ति उसके शरीर में तबाही मचा रही थी। जेरस उसके ऊपर खड़ा था और उसे दिलचस्प तरीके से देख रहा था। इससे पहले कि वह उन जिद्दी आंखों को देखता, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट दिखाई देती। अभी भी हार नहीं मानी हो? धीरे धीरे झुकते हुए उसके हाथ आगे बढ़े और उसे ऊपर की ओर खींचने से पहले उसकी गर्दन को पकड़ लिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। उसने अपने हाथों से अर्थली की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उसने उस पर बल लगाया था, जिससे अर्थली के शरीर की ताकत खत्म हो गई थी और उसकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल आई थीं। चूंकि आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं आज आपको एक निःशुल्क पाठ प्रदान करूंगा। प्रसिद्धि या रैंकिंग जैसी छोटी सी चीज़ के लिए कभी भी अपने जीवन को जोखिम में न डालें। ये केवल एक खेल है, फिर भी आप इसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई की तरह लेते हैं। कितना बेवकूफ़! जेरस ने तुरंत अपनी गर्दन पर बल लगाया, जिससे हड्डियों के टूटने की रीढ़ की हड्डी को हिला देने वाली कर्कश आवाज़ सुनाई दी, इससे पहले कि वह अर्थली के शरीर को ज़मीन पर पटक दे, जिससे टक्कर के शुद्ध बल से दूर तक दरारें फैल गईं। जेरस धीरे धीरे घटनास्थल से दूर चला गया। उसके पीछे एक शरीर दिखाई दे रहा था, जिसका सिर जमीन के अंदर गहराई में दबा हुआ था, जबकि उसका आधा निचला शरीर जमीन से ऊपर था। अरेबस और अर्थली के बीच मैच समाप्त हो गया है। विजेता अरेबस। जेरस ने तुरंत महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण गायब हो गया है और अगले ही सेकंड में वह सफ़ेद हॉल में वापस आ गया। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत दिखाई दिया। क्वेस्ट हराना अर्थली पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। उसकी विशेषताओं को देखते हुए। विशेषताएं: खिलाड़ी का नाम अरेबस। रैंकिंग 154। हारों की संख्या 0। पराजित विरोधियों की संख्या 1। पूरे किए गए मिशनों की संख्या 1। ओह, हार का मतलब है अपने प्रतिद्वंद्वी की रैंकिंग पर वापस जाना। जेरास ने सोचा, क्योंकि उसने 141 रैंकिंग वाले खिलाड़ी पर क्लिक किया जिसका नाम वोल्कन था, और उसने तुरंत एक चुनौती शुरू की। चुनौती अनुरोध भेजा गया। चुनौती स्वीकार की गई। क्या आप ये चुनौती रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि अन्य लोग वीडियो देख सकें?
नहीं, उसने कभी भी अपनी लड़ाइयों को रिकॉर्ड करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में कुछ भी जाने, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसके साथ लड़ाई की थी। वह अच्छी तरह से जानता है कि एक अज्ञात दुश्मन सबसे अनुभवी योद्धाओं को भी अपनी सीटों के किनारे पर रखता है। आपका प्रतिद्वंद्वी वोल्कन अब आपकी युद्ध स्थलाकृति चुन रहा है। हो गया, अब आपको 3.2.1 में युद्ध चरण में भेजा जाएगा। एक युवक को एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर सोते हुए देखा जा सकता था, जिसके सिर पर हेलमेट पहना हुआ था। उसकी सामान्य धड़कन जो चुपचाप बढ़ रही थी और गिर रही थी, अचानक तेजी से बढ़ने लगी। उसका शरीर तेजी से हिलने लगा और अचानक उसके हाथ हेलमेट की ओर बढ़े और उसने उसे उतार दिया। अब उसके चेहरे की विशेषताएं दिखाई दे रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि वह एक मोटा गाल वाला युवक था, जिसके गंदे भूरे बाल और बड़ी आंखें थीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हार गया। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आखिर वह कौन है? उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था और उसके हाथ उसकी गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे और वह खुश था कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक खेल था। युवक ने जल्दी से जानकारी भेजने का फैसला किया क्योंकि वह अरेबस नामक एक खिलाड़ी के बारे में सारी जानकारी खोज रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ज़ेरस तुरंत ही सफ़ेद जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वह एक ज्वालामुखी क्षेत्र में खड़ा था, जहां कभी कभी लावा फूट रहा था, जिससे जगह जगह लावा के छींटे पड़ रहे थे। वह जिस जगह पर खड़ा था वह किसी प्रकार का गोलाकार युद्ध मंच था, जिसमें एक गहरे रंग का जला हुआ फर्श था, जिसे किसी प्रकार के अजीब ऑब्सीडियन चट्टानों से बनाया गया था, जबकि इसे घेरने वाला लावा का एक समुद्र था जो उसकी आंखों की दृष्टि तक फैला हुआ था। उसके सामने एक लाल बालों वाला युवक था, जिसकी लंबाई 1.9 मीटर थी और उसकी लाल आंखें थीं, जिनमें जलती हुई लपटों की मृग तृष्णा देखी जा सकती थी। लाल रंग की शर्ट और पतलून पहने हुए उसकी आंखें सीधे ज़ेरास को घूर रही थीं, जिसमें किसी भी तरह की भावना नहीं थी। युद्ध 3.2.1 गो में शुरू होता है। वोल्कन धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर चला गया, क्योंकि उसके लाल बालों में और भी अधिक लाल रंग की चमक दिखाई देने लगी थी, जबकि उन पर लपटें नाचती हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे कि वे आग में फंस गए हों। अपनी पूरी ताकत से जमीन पर कदम रखते हुए उसके पैरों के नीचे से लपटें फूट पड़ीं, क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ा और ज़ेरास के सामने आया और एक जलती हुई मुट्ठी फेंकी। यह उसकी आनुवंशिक क्षमता थी, आसपास के ज्वाला तत्वों पर नियंत्रण। ज़ेरास ने तेज गति को देखकर मुस्कुराते हुए खुद से कहा, बुरा नहीं। एक तरफ कदम बढ़ाते हुए उसका सिर एक तरफ झुका और उसने मुक्का मारने से बचने की कोशिश की, जबकि उसका शरीर नीचे की ओर झुका हुआ था, क्योंकि उसने पूरी ताकत से वोल्कन की छाती पर अपना पैर पटक दिया, जिससे हमला होने से तुरंत ही उसकी छाती धंस गई और वह तुरंत उड़ गया। वोल्कन की आंखें अपनी सीमा तक चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके सीने के सेंसर उसके मस्तिष्क में दर्द के झोंके भेज रहे थे, क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसका शरीर रुक गया, क्योंकि उसने ज़ेरास को देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी की, लेकिन जब उसने अपने सामने एक चेहरा देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखों में गहरी गहराई थी, जो उसकी लाल आंखों में घूर रही थी, इससे पहले कि दुनिया अचानक पूरी तरह से लाल हो जाए और फिर काली हो जाए। बूम! एक आकृति तुरंत ज्वालामुखी में उड़ गई और बिना किसी प्रतिरोध के तेजी से उसके नीचे डूब गई। अंतरिक्ष में आई की आवाज़ गूंजी। अरेबस और वोल्कन के बीच लड़ाई पूरी हो गई है। विजेता अरेबस। ज़ेरास तुरंत ही अंतरिक्ष से गायब हो गया, क्योंकि उसने अपने अगले प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने से पहले सिस्टम अधिसूचना को अनदेखा कर दिया। वह जितनी जल्दी हो सके EXP हासिल करने की कोशिश करेगा और साथ ही रैंकिंग में उच्च रैंक पाने की पूरी कोशिश करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रैंकिंग में पागलपन की हद तक ऊपर उठने वाले अरेबस नामक खिलाड़ी की खबर ने पूरे EA गॉड्स बैटल गेम को तूफान में डाल दिया, क्योंकि कहा जाता है कि उसने अपने सभी विरोधियों को क्रूर ताकत से तेजी से हराया और उनमें से हर एक पर 1 मिनट से ज़्यादा समय भी नहीं बिताया। सभी खिलाड़ी उसकी जानकारी और उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये भी शर्त लगाई थी कि वह जल्द ही शीर्ष 50 रैंकिंग में नया खिलाड़ी होगा, जबकि कुछ ने तर्क दिया कि उसका तेजी से गिरना जल्द ही बंद हो जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों ने इस खबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गेम में एक अधिसूचना आई तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। नई उपलब्धि टूटी। पूर्णविराम। एरेबस नामक खिलाड़ी ने 3 घंटे से भी कम समय में 161वीं रैंक से 70वीं रैंक हासिल की है। उसने बिना आराम किए कुल 10 विरोधियों से मुकाबला किया और एक भी हार नहीं मानी। ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बनने पर अब उसे 50 अंक दिए जाएंगे। गेम AI द्वारा दी गई खबर ने सभी को अवाक कर दिया, क्योंकि आखिरकार सभी ने एरेबस नामक खिलाड़ी पर ध्यान दिया। अधिसूचना को देखकर क्विन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अब मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि उन घमंडी शीर्ष 10 खिलाड़ियों को आखिरकार अपनी रैंकिंग को चुनौती मिलने पर कैसा लगेगा। 93 लेवल 9 तक पहुंचना।
पहाड़ी इलाके में एक व्यक्ति मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा दिखाई दे रहा था, जबकि एक और व्यक्ति अजीबोगरीब रॉक कवच पहने हुए था, जो दरारों से भरा हुआ था। उसके पैरों के ठीक नीचे देखा जा सकता था, जमीन पर अभी भी लड़ाई के निशान मौजूद थे। रॉकी कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिरा, उसकी सारी मांसपेशियां थकावट से पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गई थीं, क्योंकि वह जितना हो सके उतनी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने अरेबस नामक एक व्यक्ति की पागल रैंकिंग की खबर सुनी थी, और जब उसने देखा कि उसके लिए एक चुनौती शुरू की गई थी, तो वह उत्सुकता से चुनौती स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका, इस उम्मीद के साथ कि अरेबस की प्रसिद्धि में तेज़ी से वृद्धि को रोका जा सके जबकि उसकी प्रसिद्धि आसमान छुएगी। लेकिन यहाँ वह पूरी तरह से ऊर्जा से रहित था। उसका बख्तरबंद शरीर जिस पर उसे गर्व था, वह घिस गया था और दरारों से भर गया था। मैं मानता हूँ, अरेबस और रॉकी के बीच लड़ाई पूरी हो गई है। विजेता अरेबस। ज़ेरास वापस सफ़ेद जगह पर आ गया। उसके चेहरे पर छोटे छोटे कट और चोट के निशान थे, जबकि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े किसी जगह से फटे हुए थे। मुझे लगता है कि लगातार 10 नए कैडेटों से लड़ने से मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई, ज़ेरास ने अपने पस्त शरीर को देखते हुए कहा। उसे लगा कि शुरुआत में वह अभी भी शीर्ष 50 में जगह बना सकता है, लेकिन रैंक 70 पर वह पहले से ही थका हुआ था और लड़ाइयों से थक गया था। ज़ेरास ने अपनी विशेषताओं को देखा और वह संतुष्ट सिर हिलाए बिना नहीं रह सका सामग्री को देखते हुए। विशेषताएं NOVLBN.com। खिलाड़ी का नाम अरेबस। रैंकिंग 70। हारों की संख्या 0। पराजित विरोधियों की संख्या 10। पूरे किए गए मिशनों की संख्या 1। कम से कम ये पहले की तुलना में बेहतर दिख रहा था, बस 3 घंटे पहले। होलोग्राफिक पैनल पर एक आखिरी नज़र डालते हुए उसने गेम से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि अचानक सफ़ेद रोशनी की चमक के कारण उसकी चेतना सुन्न हो गई थी और अगले ही सेकंड में वह अपने शरीर में वापस आ गया। ज़ेरास ने धीरे से हेलमेट उतार दिया और गहरी सांस ली। अब उसने देखा कि आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच कुछ अलग था, और वह हवा थी। वास्तविक दुनिया की हवा में एक खास चीज़ थी जो VR से अलग थी। निश्चित रूप से कुछ अलग था, हालांकि वह क्या था उसे वह नहीं बता सका। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, उसकी घड़ी ने बीप की। आपने EIA देवताओं की लड़ाई में एक उपलब्धि हासिल की है। आपके खाते में 50 अंक भेजे गए हैं। कुल अंक 120। लगता है मैं जल्द ही अपना कर्ज चुका दूंगा, ज़ेरास ने बड़बड़ाया, क्योंकि वह कभी नहीं भूला कि यह क्विन ही था जिसने उसे VR सेट खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा चाहता था, लेकिन ये सेट उसके लिए बहुत मददगार साबित हुआ, जिससे उसे अलग अलग आनुवंशिक क्षमताओं के साथ लड़ने का अनुभव मिला और अपनी क्षमता का उपयोग करने के नए तरीके विकसित हुए। हालांकि किसी भी प्रतिद्वंद्वी ने उसे अपनी नई आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया। रात के 10:50। वह अभी भी मुकाबलों का भरपूर आनंद लेता था। ज़ेरास के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से हंसने लगा। बधाई हो, क्वेस्ट वोल्कन को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। बधाई हो, क्वेस्ट वोल्कन को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। बधाई हो, क्वेस्ट हादी को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बधाई हो, क्वेस्ट रॉकी को हराना पूरा हो गया है। +150 XP प्राप्त हुआ। कुल EXP 19601500। क्या होस्ट लेवल अप करना चाहता है? हाँ, बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक लेवल 9 तक पहुंच गया है। जोड़ 10 विशेषता पॉइंट प्राप्त हुए। कुल EXP 462,000। मैं हर गुजरते दिन के साथ लेवल 10 के करीब पहुंच रहा हूं। मैं लगभग इंतजार नहीं कर सकता। फिर मैं कम से कम आपके बारे में कुछ सीख पाऊंगा, सिस्टम, साथ ही अपने कैस डेवोरा जीन की तथाकथित सच्ची शक्ति को भी अनलॉक कर पाऊंगा। ज़ेरास ने अपना ध्यान उससे हटाकर अपने गुण बिंदुओं पर केंद्रित करने से पहले बड़बड़ाया। बुद्धि में 5 अंक, धारणा में 3 अंक और चपलता में 2 अंक जोड़ें। ज़ेरास ने आदेश दिया। उसने अपनी ताकत नहीं बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उसने देखा कि वह VR गेम में अपने सभी विरोधियों को एक ही मुक्का या लात से आसानी से उड़ा सकता है। जबकि बहुत ताकत होना एक अच्छी बात है, बहुत अधिक ताकत और उसके आंकड़े असंतुलित हो जाएंगे, जिससे उसे लगा कि क्षमता से ज़्यादा नुकसान है। बधाई हो, अंक सफलतापूर्वक जोड़े गए। विशेषताएं: ताकत 49, चपलता 46, धारणा 40, बुद्धिमत्ता 21, आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 0। अच्छा, ये कहकर ज़ेरास अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलकर नर्म बिस्तर पर उतरा। उसकी हड्डियां आराम से कराह रही थीं। बिस्तर पर सोते हुए उसने अपने ऊपर छत को देखा। उसके सिर में जीवन की यादें चमक रही थीं। अनाथालय की यादें, जहां वह जीवित रहने के लिए पागलों की तरह लड़ता रहा और केवल एक सूखी रोटी और पानी के टुकड़े के साथ जीने से उसे आत्मा मजाक में मुस्कुराहट आती थी।
उसे बचाने की कोशिश करते समय दादी मियाँ के मारे जाने की यादों ने उसकी आंखों को अविश्वसनीय रूप से ठंडा कर दिया और उसके दांत गुस्से में आपस में पीसने लगे। दादी मियाँ ही उसकी सब कुछ थीं। वह उसकी दुनिया थी, उसके साथ रहती थीं और उसे खाना खिलाती थीं जब दुनिया उसे कचरा कहती थी। लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश करने के लिए उसका सिर काट दिया गया और उसे भी एक घृणित समूह को बेच दिया गया। फिर भी दुनिया ने कभी परवाह नहीं की। लेकिन उसे परवाह क्यों होगी, ये सिर्फ एक और पुराने अनाथालय के नौकर और एक अनाथालय के लड़के की मौत थी, जो सभी शक्तिशाली सेलेस्ट्रिया परिवार के टुकड़ों पर जी रहे थे। मैं शैतान की कसम खाता हूँ, मैं तुम सभी को परवाह करने पर मजबूर कर दूंगा। बस तुम रुको, मेरे जलते हुए क्रोध का इंतजार करो। ज़ेरास ने अनजाने में जोर से कहा क्योंकि उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में धंस गईं और खून के टुकड़े निकल आए। फिर भी चेतना के तंतुओं में एक दूसरी भावना बहुत ही कमजोर रूप से उभरी। आखिर उसका उद्गम क्या था? उसके माता पिता कौन थे? वह अनाथालय में पला बढ़ा, लेकिन उसके माता पिता के बारे में कुछ नहीं कहा गया। क्या वे मर चुके हैं? क्या वे जीवित हैं? आखिर वह सेलेस्ट्रिया परिवार के अनाथालय में कैसे पहुंचा? इनमें से किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि सबसे संभावित जवाब यह था कि उसके माता पिता मर चुके हैं। फिर भी उसे इस पर संदेह था। कारणों के बारे में तो वह खुद भी नहीं जानता। शायद वह सिर्फ विश्वास को थामे रहने की कोशिश कर रहा था। उसे जीने के लिए शायद किसी चीज़ पर विश्वास करने की जरूरत थी। लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित था जो उसने कमांडर शिरोन द्वारा दी गई उस किताब में पढ़ी थी। ये वह जगह थी जहां जीन के वंशानुगत होने की बात कही गई थी और एक बच्चे का जीन ज्यादातर पिता या माता के जीन के बाद आता है। बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में ही बच्चे के जीन उसके परिवार के जीन से पूरी तरह अलग होंगे, और अगर अलग भी होंगे तो भी यह एक ऐसा जीन होगा जो कभी उस वंश की लाइन में था। चूंकि उसके पास एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन था जो निस्संदेह अपने आप में एक शक्तिशाली जीन था, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पिता या उसकी माँ या उसके वंश के किसी व्यक्ति में कभी यही जीन था। वह जानता था कि उसके जैसे जीन वाला व्यक्ति सामान्य मौत नहीं मर सकता और उसका कोई इतिहास नहीं हो सकता। यही वह बात थी जिससे वह चिपका हुआ था। उम्मीद थी कि उसका परिवार आकाशगंगा में कहीं मौजूद है। ज़ीरास ने अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया और सो गया। अपने जीवन में जिन घटनाओं और खतरों से वह गुजरा था, उन्होंने उसे दूसरों की तुलना में ज़्यादा जल्दी परिपक्व बना दिया था, लेकिन अंत में वह सिर्फ 16 साल का था। सच कहूँ तो कभी कभी उसे भी दर्द महसूस होता था। अकेलेपन का दर्द। 94 अंतरिक्ष में खतरनाक क्षेत्र, अवसर और खतरा एक साथ मौजूद हैं। हालांकि इसे अनंत शून्य का एक लंबा विस्तार माना जा सकता है जो हमेशा के लिए फैलता है। हमारी अनंत आकाशगंगा एक बहुत ही विनाशकारी वातावरण है जिसमें बहुत सारे खतरे बस कोने में दुबके हुए हैं। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा कि अंतरआयामी मुकाबला नए कैडेट सभी बैठ गए और चर्चा किए जा रहे विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि यह अंतरिक्ष के किसी खतरनाक क्षेत्र का विषय था जहां से अंतरिक्ष यान गुजर सकता था। ज़ेरास ने भी ध्यान से सुना। कभी कभी उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती थी, जबकि कुछ नए कैडेटों के चेहरे पर ठंडा पसीना टपक रहा था, क्योंकि वे ध्यान से सुन रहे थे और एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे थे। बेशक एआई होने के नाते हमारे पास अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए उपाय हैं और आज हम उन दुर्घटनाओं के बारे में बात करेंगे और एआई ने उनके प्रभाव को दूर करने के लिए क्या किया। ज़ेरा के कान तुरंत खड़े हो गए क्योंकि उसने प्रशिक्षक मोनिका के भाषण में कुछ गड़बड़ देखी। उसने कहा कि एआई ने अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए उपाय खोज लिए हैं, लेकिन उसने कभी सभी दुर्घटनाओं के बारे में नहीं कहा, जिसका अर्थ है कि अंतरिक्ष में मिशन पर दुर्घटनाएं होने की संभावना अभी भी है। सबसे पहले क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड हैं। अंतरिक्ष में बड़ी दुर्घटनाएं जिन्होंने महान विकास से पहले भी पृथ्वी को चिंतित किया है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे ज़ेरा के कान अपने आप खड़े हो गए। महान विकास से पहले की घटना, प्राचीन पृथ्वी के दौरान की घटना। कमरे के चारों ओर का स्थान बदल गया और अंतरिक्ष का एक अंतहीन विस्तार बन गया। कमरे के केंद्र में एक छवि दिखाई दी, एक बहुत लंबी पूंछ वाली एक ज्वलंत वस्तु की छवि जो शून्य में गति के साथ आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। धूमकेतु लगातार तारा प्रणालियों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन बर्फ और चट्टान के ये स्वाभाविक रूप से चलने वाले द्रव्यमान बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे तारा प्रणाली में धूमकेतुओं का अध्ययन करने से हम जानते हैं कि वे बर्फीले पिंड हैं जो हमारे सूर्य की किरणों से गर्म होने पर गैस और धूल छोड़ते हैं, जिससे उनके पीछे एक विशाल पूंछ बन जाती है। ये जेट जैसी प्रक्रिया इन वस्तुओं को सौरमंडल के चारों ओर आगे बढ़ाती है, लेकिन क्योंकि धूमकेतु सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा खींचे जाने के दौरान खुद को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनकी कक्षाएं विलक्षण होती हैं और हमेशा आसानी से गणना नहीं की जा सकती हैं। हमारी अनंत आकाशगंगा में 20,000 से अधिक धूमकेतु हैं, जिनमें से कुछ नाभिक 500 किलोमीटर तक मापते हैं। यदि इनमें से कोई कभी किसी अनजान अंतरिक्ष यान से टकराता है तो निकलने वाली ऊर्जा उसमें सवार सभी लोगों को मिटा देगी, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, और ज़ेरा के बाल खड़े हो गए।
मिशन पहले से ही काफ़ी खतरनाक था, अब उन्हें उस अंतरिक्ष पर भी ध्यान देना होगा जहां वे फिर से यात्रा करेंगे। इसलिए ईआईए द्वारा बताए गए उपायों के अनुसार ये बहुत ही शानदार शक्ति वाला अविश्वसनीय इंजन है जो अभी भी एक उच्च गति वाले धूमकेतु की सीमा से बाहर चल सकता है, भले ही इसे अंतिम क्षण में एक ऊर्जा अवरोधक के साथ पता लगाया गया हो जो इससे निकलने वाली ऊर्जा के अवशिष्ट शॉकवेव को संभाल सकता है। यानी अब तक आप इसे 1 मिनट में पता लगा सकते हैं, जो कि संभव होना चाहिए यदि आप अंतरिक्ष यान टेक्नो रडार का उपयोग करते हैं, तो आपको धूमकेतु या क्षुद्रग्रह द्वारा नष्ट होने से बचने में सक्षम होना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है न? प्रशिक्षक मोनिका ने छात्रों की ओर देखते हुए एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जो ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनकी आत्मा लगभग उनसे निकाल ली गई हो। दूसरी सबसे आम अंतरिक्ष दुर्घटना को कोरोनल इजेक्शन कहा जाता है। तारों से कोरोनल इजेक्शन में सबसे अच्छे अंतरिक्ष यान की तकनीक को भी पनघू बनाने की क्षमता होती है। कोरोनल इजेक्शन आमतौर पर सूर्य की चमक के दौरान होता है, जो किसी तारे की सतह पर ऊर्जा उत्पादन में अचानक वृद्धि है। हालांकि कुछ चमक के परिणामस्वरूप कोरोनल इजेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो तारा प्लाज्मा के गर्म विकिरणित बादलों को बाहर निकालता है। जब प्लाज्मा की यह शॉकवेव अंतरिक्ष यान तक पहुंचती है तो ये भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इलेक्ट्रॉनों को फाड़ देती है और यहां तक कि किसी भी मौजूदा जीवन को ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में ला सकती है। यदि आप लोगों को कोरोनल इजेक्शन का सामना करना पड़े तो आप सभी मर जाएंगे, क्योंकि आपका कमजोर शरीर बिना उत्परिवर्तन के ब्रह्मांडीय विकिरण के इतने बल को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा। और यदि आपको लगता है कि उत्परिवर्तन से ब्रह्मांडीय विकिरण का प्रभाव कम हो जाएगा, तो आप बहुत मूर्ख होंगे। आपको 4 मांसल भुजाएं या 6 आंखें विकसित करने जैसी विशेष शक्तियां मिलती हैं। जबकि ऐसा होने की संभावना है, भुजाएं संभवतः आपकी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल जाएंगी। प्रशिक्षक मोनिका ने विस्फोट की एक ज्वलंत किरण की छवि को देखते हुए कहा, जो उन सभी के ठीक सामने शून्य के केंद्र में हो रही थी। तो उपाय क्या हैं? वास्तव में आप पूरी गति से विस्फोट से दूर भागकर इससे बच सकते हैं, लेकिन इस तरह के विस्फोट की सीमा बहुत व्यापक है और इससे आप अपने मिशन के लिए रास्ता भटक सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय विस्फोट में फंस जाना और पूर्ण अवरोध को सक्रिय करना है। बेशक कॉस्मिक विकिरण फैल जाएगा और ईआईए ने एक उपाय बनाया। ये ईआईए वेस्टा एडवांस्ड स्पेस सूट है। वे पहनने वाले तक ब्रह्मांडीय विकिरण के प्रवेश को रोकने में सक्षम होने चाहिए। कॉस्मिक विकिरण से प्रभावित होने से बचने का एक और तरीका है कॉस्मिक रैंक स्टेज पर होना। तब आप ऐसे विकिरणों से प्रतिरक्षित हो जाएंगे। कॉस्मिक रैंक स्टेज, ज़ेरास ने बड़बड़ाया। वह अभी भी केवल स्टार रैंक स्टेज पर था और उस स्टेज से अभी भी 2 प्रमुख साधना स्तर दूर था, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के विचार से अभी भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ कितना मजबूत होगा? एक और अंतरिक्ष दुर्घटना ब्लैक होल दुर्घटना है। दुष्ट ब्लैक होल के रूप में जाने जाने वाले ये विशाल पिंड एक तारा प्रणाली में घुसने और उसे निगलने में सक्षम है। अंतरिक्ष यान की तो बात ही छोड़िए। ये तब बनते हैं जब कोई तारा अपने आप में ढह जाता है, जिससे अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु बनता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता है, और हम उन्हें केवल तभी पहचान सकते हैं जब हम उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखते हैं, जिसका अर्थ है कि ब्लैक होल के खिलाफ आपका रडार भी बेकार है। लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं और आपको केवल तभी एक मिलेगा जब आप अनंत आकाशगंगा में बहुत दूर होंगे। कम से कम आपको अभी इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, क्योंकि वह दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन एक कैडेट ने उसे बीच में रोक दिया जिसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। नोव एल बी JNN। हाँ, क्या ब्लैक होल के लिए कोई उपाय है? लड़के ने अपनी आवाज़ में डर को छिपाना बहुत मुश्किल से पूछा। कोई उपाय? नहीं, एकमात्र उपाय गैलेक्सी रैंक स्टेज पर होना है। मुझे डर है कि आपके स्तर पर कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि आप ब्लैक होल में आते हैं तो लेडी लक के साथ अपने खराब रिश्ते को दोष दें और अपनी अंतिम प्रार्थना करें। प्रशिक्षक मोनिका ने उत्तर दिया। जब लड़का अपनी सीट पर बैठा तो वह 10 साल और बूढ़ा दिखाई दे रहा था। आखिर में इस कक्षा के लिए अंतरतारकीय ग्रह हैं। हम आमतौर पर ग्रहों को चट्टान या गैस के द्रव्यमान के रूप में सोचते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई घर नहीं है, और यदि उनमें से कोई एक तारा प्रणाली में भटक गया तो यह विनाशकारी हो सकता है। ये अंतरतारकीय ग्रह किसी तारे की परिक्रमा किए बिना अंतरिक्ष में घूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब कोई ग्रह गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा ग्रह प्रणाली से बाहर फेंक दिया जाता है या जब कोई ग्रह किसी तारकीय क्षेत्र के बाहर मलबे से बनता है। ऐसा अनुमान है कि इस समय अरबों की संख्या में ऐसे ग्रह हैं जो ब्रह्मांड में अकेले ही भटक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अंतरतारकीय ग्रह के बारे में एक रोचक तथ्य है? प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे छात्रों की भौहें तन गईं। यह शायद एक बुरी बात है। अंतरिक्ष में होने वाली हर दुर्घटना को दुर्घटना कहा जाता है। यह एक अविश्वसनीय अवसर हो सकता है जिसके लिए दुनियाएं युद्ध भी कर सकती हैं।
प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जबकि ज़ेरा के कान खड़े हो गए। एक अवसर, क्या ये हो सकता है कि हर दुर्घटना में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हो, कुछ ऐसा जो इतना महत्वपूर्ण हो कि दुनियाएं युद्ध कर सकती हैं? वह क्या हो सकता है? 95 दुनिया के भीतर छिपा एक रहस्य। अंतरिक्ष में होने वाली हर दुर्घटना को दुर्घटना कहा जा सकता है। यह एक अविश्वसनीय अवसर हो सकता है जिसके लिए दुनिया युद्ध भी कर सकती है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और ज़ेरा के कान खड़े हो गए। एक अवसर, क्या ये हो सकता है कि हर दुर्घटना में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हो, कुछ ऐसा जो इतना महत्वपूर्ण हो कि दुनिया युद्ध कर सकती है? वह क्या हो सकता है? ज़ेरा ने सोचा। अनंत आकाशगंगा ने अपने निर्माण की शुरुआत से ही सबसे सभ्य और सबसे शक्तिशाली जातियों के लिए इतिहास रखा है। उन जातियों के लिए इतिहास जो हमारी दुनिया की कल्पना से परे हैं। समय की अपरिहार्य शक्ति के कारण इनमें से अधिकांश जातियां अपने अंत को पा लेंगी और जल्द ही मिट जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी, चाहे वे जिस तारे में रहती हैं उसके विनाश के कारण या किसी स्थानिक घटना के कारण। लेकिन एक बात पक्की है, तारे पर मौजूद सभी चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। इस पूर्व जाति की कुछ चीज़ें अभी भी उस स्थानिक घटना के कुछ अवशेषों के भीतर रखी जा सकती हैं जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है। इसलिए इस बात की संभावना है कि एक तैरता हुआ अंतर्तारकीय ग्रह कई वर्षों पहले के एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व की लाश को छिपा सकता है, या एक प्राचीन जाति के खेती के मैदान को एक दुष्ट ब्लैक होल के केंद्र में रखा जा सकता है। अंतरिक्ष में हर दुर्घटना खतरनाक होने पर भी एक वरदान साबित हो सकती है। यदि आप इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं तो यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप एक ही कदम में दुनिया के शिखर तक पहुंच सकते हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे कैडेटों की आंखें एहसास में सिकुड़ गईं। यहाँ तक कि ज़ेरास भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यदि संयोग से कोई व्यक्ति किसी तैरते हुए तारे के शरीर के संपर्क में आता है और वास्तव में किसी प्राचीन बिजली घर की लाश पाता है, तब लाश द्वारा पहने गए कपड़े और उसके शरीर का हर इंच भी एक खजाना होगा जिसके लिए दुनिया वास्तव में युद्ध करेगी। लेकिन क्या उनके स्तर पर एक तैरते हुए आकाशीय पिंड के करीब पहुंचना भी संभव है? लेकिन आपके स्तर पर, यदि आप किसी तैरते हुए तारे के शरीर के करीब पहुंच जाते हैं तो आप शायद तारे के चारों ओर ब्रह्मांडीय विकिरण की लहर से एक पल में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसमें खजाना खोजने की कोशिश करने की संभावना भी आप लोगों के लिए शून्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार जब आप ब्रह्मांडीय रैंक चरण के शिखर पर पहुंच जाते हैं और गैलेक्सी रैंक चरण में चले जाते हैं तो केवल हवा में मैना को अवशोषित करना पर्याप्त नहीं होगा। क्या आप अब और प्रगति करना चाहते हैं? आपको अपनी साधना प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए खजाने की खोज में जाना होगा। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा कि हॉल के केंद्र में एक होलोग्राफिक छवि दिखाई दी। यह एक उन्नत युद्ध अंतरिक्ष यान की छवि थी। कक्षा विशेष रूप से लंबी लेकिन आकर्षक थी और ज़ेरास ने इसमें से एक भी नहीं छोड़ा। एक पूरा सप्ताह जल्दी ही बीत गया। ज़ेरास ने यह सुनिश्चित किया कि वह हर अंतरआयामी युद्ध कक्षा में भाग ले, जहां प्रशिक्षक मोनिका ने उन्हें अंतरआयामी युद्ध के बारे में जानने के लिए आवश्यक हर एक चीज़ बताई, जिसमें अंतरिक्ष यान हमला गठन और रक्षा गठन, यह उन्नत टेक्नोबीटा स्पेससूट, संरचित अंतरिक्ष सेटिंग में अंतरिक्ष यान लड़ाई का व्यावहारिक अनुप्रयोग और बहुत कुछ शामिल है। फिर वह तुरंत अपने छात्रावास के कमरे में वापस चला जाएगा और यह देवताओं की लड़ाई के खेल में लॉग इन करेगा। वह न्यू कैडेट्स रैंकिंग के रैंक 50 तक भी पहुंच गया था, जिससे उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। हालांकि कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि वह वास्तविक जीवन में कौन था, कोई भी नहीं, सिवाय क्विन के, जिसने पहली बार मिशन में भाग लेने पर ही इसके बारे में जान लिया था। NOWELL-BE-IN.C-OM। एक सप्ताह बाद ज़ेरास कक्षा से बाहर निकलकर अपने छात्रावास के कमरे की ओर बढ़ रहा था जब अचानक उसकी घड़ी की बीप बजी और उसे क्विन ने एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए कैफेटेरिया में आने के लिए कहा। उस ब्लाइंडी से क्या महत्वपूर्ण काम निकल सकता है? ज़ेरास ने खुद से कहा, लेकिन फिर भी कैफेटेरिया की ओर बढ़ गया। क्विन से आखिरी बार मिले हुए लगभग एक सप्ताह हो चुका था। ज़ेरास जल्दी से परिचित कैफेटेरिया संरचना के सामने पहुंच गया और उसने जगह में प्रवेश किया और जल्द ही 3 लोगों को एक साथ बैठे पाया और चौथी खाली सीट थी। ये क्विन, वोनिक और ट्राइटन थे। बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम लोगों के चेहरे देखे हैं, ज़ेरास ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके ठीक सामने पीकुन कारसू की एक डिश थी, एक बेहद खूबसूरत लार टपक आने वाली डिश जिसने उसे बेकाबू होकर अपना कांटा और चाकू आगे की ओर खींचने पर मजबूर कर दिया। बेशक, उसने कैफेटेरिया में भी कुछ समय बिताया और नवीनतम डिश सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सीखीं। पूरा समूह रैंडम फैक्ट और अपनी कक्षाओं के बारे में लगभग 30 मिनट तक बात करता रहा, इससे पहले कि ज़ेरास को आखिरकार लगा कि यह समय आ गया है। तो तथाकथित महत्वपूर्ण काम क्या है? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्योंकि यह उन सभी के लिए अचानक एक साथ इकट्ठा होने का एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। ठीक है, आप जानते हैं, मैं और वोनिक दोनों ऑपरेशन कॉम्बैट क्लास में हैं। हम कल अपने पहले ऑपरेशन मिशन पर जा रहे हैं और यह एक पूरे सप्ताह तक चलेगा। इसलिए हमने एक लेट ईटिंग मीटिंग की योजना बनाई।
आप इसे एक छोटी विदाई साथ मीटिंग के रूप में ले सकते हैं, लेकिन कौन जानता है, शायद ये हमारी आखिरी मीटिंग हो क्योंकि मिशन पर मृत्यु एक संभावना है, क्विन ने कहा, जिससे वोनेक और ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यदि आप वास्तव में मिशन पर मर रहे हैं तो यह इसलिए होगा क्योंकि मिशन में सभी कैडेट भी मर चुके हैं। तब तुम्हारी मृत्यु एक संभावना होगी, ज़ेरास ने हंसते हुए कहा। उसे पूरा भरोसा था कि क्विन और वोनेक बच जाएंगे क्योंकि वह उनकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि वे दोनों ही पीक स्टार रैंक स्टेज पर थे। इसके अलावा क्विन 9 परिवारों में से एक से संबंधित था जबकि वोनेक ड्रैगन जाति से एक सुनहरा ड्रैगन था। उनमें से प्रत्येक की एक भयावह पृष्ठभूमि थी और उसे नहीं लगता था कि यह उन्हें बिल्कुल भी मरना चाहेगा। तो ट्राइटन, तुम्हारे बारे में क्या? ज़ेरास ने सफ़ेद बालों और आंखों वाले एल्वियन को देखते हुए पूछा। मिशन आपके करीब पहुंचना। मेरा विश्वास करो, ये बहुत ही खतरनाक होगा। 96 अंतिम बैठक। तो ट्राइटन, तुम्हारा क्या हाल है? ज़ेरास ने सफ़ेद बालों वाले एल्वियन की पुतली रहित आंखों में देखते हुए पूछा। तुम लोगों के विपरीत, मेरा विभाग किसी युद्ध से संबंधित नहीं है और यह अंतर विश्व संबंध बनाने और शोध के लिए ग्रहों की यात्रा करने पर अधिक निर्भर करता है। ये विश्व अनुसंधान विभाग है, ट्राइटन ने समझाया। ज़ेरास ने अपनी भौहें उठाईं। ये कुछ हद तक वही कक्षा थी जिसमें गया भी जाती है। हमारा मिशन भी कल शुरू हो रहा है और यह 1 सप्ताह की अवधि का भी है। मुझे लगता है कि यह सभी विभागों के साथ हो रहा है, ट्राइटन ने समझाया। ऐसा नहीं है, अभी भी इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि हमारा अंतरआयामी लड़ाकू मिशन कब शुरू होगा। यह अजीब है, सभी विभाग कल अपने मिशन के लिए निकल रहे हैं। आप लोग बहुत बढ़िया हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि आपके विभाग का मिशन EIA द्वारा पूरा नहीं किया गया है, या? वोनेक ने जवाब दिया और फिर क्विन की ओर देखा। या EIA अभी भी इस बात पर बहस कर रहा है कि क्या आपका मिशन आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है? क्वाड्रो के चुप रहने के दौरान क्विन ने उसे इसे पूरा करने में मदद की। ठीक है, ज़ेरास का जो भी निर्णय हो, ये देखते हुए कि आप इन दिनों कितने दृढ़ निश्चयी हैं। जब भी कक्षा में भाग लेने की बात आती है तो हमेशा बहुत अनुशासित रहते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कितने गंभीर हैं। मुझे विश्वास है कि आप EIA द्वारा आपके सामने पेश की जाने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं इस मिशन में हूँ, क्विन ने ज़ेरास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अटूट आत्मविश्वास था। बिल्कुल, ज़ेरास ने जवाब दिया और उसने खाना खाया और वे सभी जल्दी से बड़ी प्लेट खत्म कर गए। ठीक है, कल के लिए तैयारी करनी होगी, ट्राइटन ने कहा और ज़ेरास ने भारी सिर हिलाया। आप सभी को जाकर तैयारी करनी चाहिए और आप दोनों को अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, ज़ेरास ने क्विन और वोनेका को देखते हुए कहा, जबकि तीनों खड़े थे और धीरे धीरे चले गए। ज़ेरास ने अपने सामने खाली प्लेट को देखा और एक गहरी सांस ली और काउंटर की ओर बढ़ गया। वेट्रेस टेबल के सामने बड़ी प्लेट गिराते हुए वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा और अपने छात्रावास के कमरे की ओर बढ़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेरस अपने छात्रावास के कमरे के सामने पहुंचा और दरवाज़ा खोला और उसे बंद कर दिया। उसने लिविंग रूम की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र VR हेलमेट पर गई और उसने उसे अपने सिर पर पहना और गेम में लॉग इन किया। ज़ेरस ने शुरू करने के लिए साइड बटन पर क्लिक किया, लेकिन एक सूचना दिखाई दी। EIA देवताओं की लड़ाई आस्क न्यू कैडेट्स मिशन के कारण बंद कर दी गई है। खेल 1 हफ्ते बाद फिर से ऑनलाइन होगा। ज़ेरस ने नाराज़गी में बड़बड़ाते हुए हेलमेट उतारकर एक तरफ फेंक दिया। अब करने के लिए कुछ नहीं था और वह सो नहीं सकता था। वह ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय था। NOWELL-BE-IN.C-OM। ठीक है, मैं पीक स्टार रैंक स्टेज को तोड़ने की कोशिश करूंगा, ज़ेरास ने अपना मन बनाया क्योंकि वह मैना कल्टीवेशन रूम की ओर बढ़ रहा था। पूल एक बार फिर मैना से भर चुका था, लेकिन ज़ेरास हैरान नहीं था। उसने लगभग 1 सप्ताह से कमरे में बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं किया था, जिससे मैना भर गया। पूल में क्रॉस लेग करके बैठे हुए ज़ेरास ने तुरंत इन्फिनिटी डार्क डेवोरा मैनुअल का उपयोग करके कल्टीवेशन शुरू कर दिया क्योंकि उसके मैना कोर में धीरे धीरे मैना भरता जा रहा था और घंटे तेजी से बीत रहे थे। एक बार जब ये पीक तक भर जाता तो वह पीक स्टार रैंक स्टेज पर पहुंच जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेगिस्तान के एक क्षेत्र में हजारों EIA स्पेसशिप को अनगिनत स्पेसशिप की पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। तैरते हुए बैंगनी बालों और आंखों वाली एक युवती अंतरिक्ष यान पर बैठी थी और उसकी आंखें दूर रेगिस्तान में धीरे धीरे डूबते सूरज को देख रही थीं। जहां वह बैठी थी वहां पूरे क्षेत्र में एक बैंगनी आभा फैल गई, जो उल्का रैंक के एक शुरुआती स्टेज विशेषज्ञ को भी दम घोंटने के लिए पर्याप्त थी। ये प्रशिक्षक मोनेका थी। चूंकि आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह बिना किसी चिंता के अपनी आभा को पूरी तरह से बाहर निकाल सकती थी, जो बैंगनी ऊर्जा की शक्तिशाली लहर के लिए जिम्मेदार थी। जैसे ही उसकी शक्तिशाली बैंगनी रोशनी से भरी बैंगनी आंखों ने अधिसूचना को देखा, उसकी घड़ी अचानक बीप हो गई। उसने अचानक सामग्री को देखने से पहले एक भान उठाए। तुम लोगों ने बहुत समय ले लिया।
प्रशिक्षक मोनिका ने अधिसूचना को देखते हुए कहा। जैसे ही उसने इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट के सभी छात्रों को अधिसूचना स्थानांतरित करने से पहले पत्र की सामग्री को संशोधित करते हुए बटन दबाया। एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक युवा व्यक्ति जिसके बाल काले थे, उसे एक अजीब लय में धीरे धीरे सांस लेते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि उसके शरीर से आभा की एक शक्तिशाली लहर लगातार निकल रही थी, जिसका वास्तविक स्रोत उसका डेंटियन था। जेरस ने अपनी चेतना को अपने डेंटियन के अंदर डुबो दिया था, क्योंकि उसने विशाल ज्वलंत मनकोर को देखा था जो शक्तिशाली नीली रोशनी से भरा हुआ था, जो इसे एक तारे के चारों ओर एक कोरोना की तरह काम कर रहा था। सितारा पहले से ही मन से भर गया था, जिसने उसे पीक स्टार रैंक चरण में पहुंचने का चित्रण किया था। जेरस ने तुरंत अपनी चेतना को अपने डेंटियन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके सामने सूचनाओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। बधाई हो, आप पीक स्टार रैंक स्टेज पर पहुंच गए हैं। आपकी सभी विशेषताएं जोड़ 1 शून्य से बढ़ गई हैं। आपका HP जोड़ 3 शून्य से बढ़ गया है। आपकी मैना कोर एनर्जी जोड़ 3 शून्य से बढ़ गई है। हिडन क्वेस्ट पूरा हुआ, एक कल्टीवेशन स्टेज के शिखर को प्राप्त करें। प्लस 300 XP प्रदान किया गया है। सिस्टम इंटरफेस नाम जेरस सेलेस्ट्रिया। स्तर 9, मैना कल्टीवेशन स्टेज, पीक स्टार रैंक स्टेज। HP 10200। EXP 760 2000। ऊर्जा 20/65। मैना कोर एनर्जी 100/100। विशेषताएं: ताकत 42, चपलता 39, बोध 33, बुद्धिमत्ता 21, आकर्षण 0, विशेषता अंक 0। नोटिफिकेशन को देखते हुए जेरा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। उसकी लगभग सभी विशेषताओं में 10 की वृद्धि होने के कारण उसे ऐसे आंकड़े प्राप्त करने में सामान्यतः 5 स्तर ऊपर जाने पड़ते, लेकिन उसने अपनी खेती को पीक स्टार रैंक चरण तक सुधारकर आसानी से इसे प्राप्त कर लिया। अंत में पूरी तरह से सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय खेती करना चुनना वास्तव में एक अच्छा निर्णय था। अचानक उसकी घड़ी ने बीप की। लेस देन सिस्टम अधिसूचना ग्रेटर दैन। लेस दैन अंतरआयामी लड़ाकू मिशन 2 दिनों में शुरू होगा ग्रेटर दैन। लेस देन प्रशिक्षक मोनिका ग्रेटर दैन। लेस दैन यह अंतरआयामी लड़ाकू हॉल में मुझसे मिलो ग्रेटर दैन। क्या? जेरास ने अधिसूचना को चौंकते हुए देखा, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि प्रशिक्षक मोनिका ने उसे उससे मिलने के लिए क्यों कहा। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन मिशन की अधिसूचना को देखते हुए जो सिर्फ 2 दिनों में शुरू होने वाला था, उसे इस बात का अंदाजा था कि उसने उसे किस लिए बुलाया है। इन्फिनिटी डार्क डेवोरर मैनुअल का उपयोग करने वाला दर्द रूप अभी भी मौजूद था, लेकिन वह मुश्किल से दर्द को अनदेखा कर पा रहा था, क्योंकि वह खड़ा हुआ और इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट हॉल की दिशा की ओर बढ़ने का फैसला करने से पहले खुद को साफ किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊंची संरचना वैसी ही थी जैसा कि वह याद कर सकता था, क्योंकि जेरास उसमें प्रवेश कर गया था, लेकिन उसे प्रशिक्षक मोनिका उस स्थान पर नहीं मिली। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह हॉल में नहीं थी तो वह उसे क्यों बुलाएगी, लेकिन उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि उसने अपनी घड़ी पर दिखाई देने वाली अधिसूचना को देखा। लेस देन पिछली बार इस्तेमाल किए गए टेलीपोर्टर का उपयोग करें। ग्रेटर दैन। जेरास ने एक तरफ के दरवाजे पर नजर डाली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। परिचित हरे रंग के टेलीपोर्टर के सामने पहुंचकर जेरास उस पर खड़ा हो गया और अगले ही सेकंड में वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। जेरास परिचित क्षेत्र से पहले ही पहुंच गया था, क्योंकि उसे तापमान में अत्यधिक वृद्धि महसूस हुई थी, जो शायद उसके कमजोर शरीर के कारण पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ गई थी। जेरास इंस्ट्रक्टर मोनिका को ढूंढने वाला था कि अचानक उसके दोनों हाथ उसकी नाक की ओर बढ़ गए, उसके सिर की नसें उभर आईं और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। उसकी आंखों में एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वहां हवा नहीं है। जेरास को लगा कि वह जल्द ही अपने घुटनों पर गिर जाएगा, क्योंकि उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है और उसे जल्द ही इसका कारण पता चल गया। 97 प्रशिक्षक मोनिका की प्रारंभिक मिशन ब्रीफिंग। ऊर्जा की एक बैंगनी लहर उसके चारों ओर मौजूद थी, एक तथ्य जिसे उसने पहले नहीं देखा था, और बैंगनी ऊर्जा की लहर जहां से आ रही थी उसे देखते हुए यह एक बैंगनी बालों वाली महिला की दिशा से निकल रही थी, जिसकी हवा में तैर रही थी जैसे कि गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित। एन ओक विल बी जन.सी ओम। ओह, तुम यहाँ हो। प्रशिक्षक मोनिका की आवाज़ गूंजी, क्योंकि ऊर्जा की बैंगनी लहर धीरे धीरे उससे दूर चली गई और वे सभी उसकी आकृति की ओर वापस चले गए। कुछ ही सेकंड में सारी ऊर्जा वापस उसकी आकृति में गायब हो गई और वह सामान्य प्रशिक्षक मोनिका के पास वापस आ गई। जेरस ने तुरंत एक पागल मात्रा में बल लगाया और उसने जितनी जल्दी हो सके उतनी बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींच लिया। जबकि जागृत करने वाले एक सामान्य इंसान की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, जेरस एक सामान्य इंसान की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। फिर भी हवा ऐसी चीज थी जिसे जागृत करने वाले अनदेखा नहीं कर सकते थे। बस एक जागृत व्यक्ति को हवा से वंचित करें और उन्हें भी एक साधारण नश्वर की तरह मौत का सामना करना पड़ सकता है।
अंत में खुद को संभालते हुए जेरास धीरे धीरे उसके पास चला गया और उसने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। आपने मुझे बुलाया प्रशिक्षक? प्रशिक्षक मोनिका ने अपनी नज़र हटाने से पहले उसकी ओर एक भौं उठाए। आप पीक स्टार रैंक चरण में पहुंचने के कारण सामान्य से थोड़ा अधिक शक्तिशाली भावना विकीर्ण करते हैं, लेकिन आप अभी इतने अविश्वसनीय रूप से कमजोर कैसे हैं? प्रशिक्षक मोनिका ने भौं उठाते हुए कहा, जबकि जेरा की पीठ की गर्दन से पसीना टपक रहा था। वह मेरी साधना देख सकती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल कोई व्यक्ति दूसरों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली होगा जो किसी के डेंटियन को देख पाएगा और आसानी से यह निर्धारित कर पाएगा कि वे किस स्तर की साधना कर रहे हैं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि प्रशिक्षक मोनिका उससे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी और संभवतः वह पहले से ही कॉस्मिक रैंक चरण में थी। लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से युवा दिख रही थी, संभवतः लगभग 23 वर्ष की। आखिर उसने साधना कैसे की? ठीक है, मेरी साधना तकनीक थोड़ी अलग है, हाँ। जेरास ने जल्दी से जवाब दिया और उसे किसी भी तरह से उसके प्रति संदिग्ध न बनाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि कोई अंतर है, प्रशिक्षक मोनिका ने मजाक करते हुए कहा, जिससे जेरास ने अपने दांत भींच लिए। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं कर सकते, बूढ़े भूत? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी साधना देर से शुरू की है। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं तुम्हें लड़ाई में ज़मीन पर पटक देता। मुझे लगता है कि तुमने संदेश सही देखा है। तुम्हारा मिशन जल्द ही शुरू होगा, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। हाँ, मैं समझ गया। यह अगले 2 दिनों में शुरू होगा। ठीक है, मैं तुम्हें मिशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तुम इसे मिशन की शुरुआती ब्रीफिंग के तौर पर ले सकते हो। प्रशिक्षक मोनिका, आपका मिशन ग्रह हम्बन में होगा, जहाँ ये और हम्बन के बीच युद्ध चल रहा है। आप सभी वहाँ मुख्य रूप से ये अंतरआयामी अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए जा रहे हैं जो वहाँ हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जबकि जेरास ने अपनी भौहें सिकुड़ी। अंत में वह मिशन जो उसे अविश्वसनीय रूप से खतरनाक लगा, वह सिर्फ एक सहायता मिशन निकला। बस एक साधारण सहायता मिशन। फिर यह आसान होना चाहिए, जेरास ने कहा। अगर यह स्पष्ट रूप से एक सहायता मिशन था तो चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वे युद्ध में दूसरे दर्जे के लोग होंगे और किसी भी तरह से इससे संबंधित नहीं होंगे। इसके अलावा वे हमेशा ये अधिकारियों की देखरेख में रहेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। अचानक उसे लगा कि उसके सिर के बीच में कुछ टकराया है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा नहीं था। उसकी निगाहें तुरंत ऊपर की ओर मुड़ गईं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे उसका ध्यान प्रशिक्षक मोनिका की ओर चला जाए, क्योंकि उसने देखा कि अब वह उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे और आगे की ओर बढ़े हुए थे, जैसे कि कोई दूसरे के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश कर रहा हो। सिस्टम, क्या उसने अभी ऐसा किया है? जेरास ने अनजाने में सिस्टम से पूछा, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि कोई उसे इतनी दूर से कैसे मुक्का मार सकता है, जबकि वह यहाँ इसे महसूस कर रहा था। सिस्टम होस्ट को बेहतर तरीके से सुनने की सलाह देगा या होस्ट के सिर के बीच में एक और सिर के साथ घर वापस जाने की संभावना है। अगर यह इतना आसान होता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ बुलाता, या उन बेवकूफ़ों को आखिरकार फैसला करने में इतने घंटे लग जाते? प्रशिक्षक मोनिका ने उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाते हुए कहा। मिशन सरल से बहुत दूर है। क्या आप जानते हैं कि इंसानों और इंसानों के बीच युद्ध का कारण क्या है? प्रशिक्षक मोनिका ने जेरास से पूछा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ये जान सकूं। मेरा मतलब है कि मैंने पहले कभी भी हम्बन्स के बारे में नहीं सुना था। जेरास को तुरंत ही झटका लगा जब उसे अपने माथे के बीच में एक और चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जो इतना ज़्यादा था कि उसे अपने दांत भींचने पड़े। आमतौर पर अगर वह शिखर पर होता तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन पीक स्टार रैंक स्टेज को पार करने के कारण वह अभी अविश्वसनीय रूप से कमज़ोर महसूस कर रहा था, जिससे ये साधारण झटका इतना दर्दनाक हो गया। बेवकूफ़, यह कोई सवाल ही नहीं था, प्रशिक्षक मोनिका ने डांटा। क्या ये युद्ध न केवल ये से संबंधित है, बल्कि 9 परिवारों से भी बहुत संबंधित है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, और जेरा की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उन शब्दों को सुनकर उसका चंचल स्वभाव पूरी तरह गंभीर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 9 परिवार में तीसरे स्थान पर रहने वाला परिवार, अमेजोनियन परिवार की वर्तमान राजकुमारी, हुम्बन ग्रह पर ग्रहों की यात्रा पर गई थी। आमतौर पर उसे वहां सिर्फ 1 सप्ताह बिताना था, लेकिन लगभग 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसके और उसके साथियों के बारे में कोई खबर नहीं है। वे सभी हवा में गायब हो गए थे, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। क्या 9 परिवार के तीसरे स्थान पर रहने वाले परिवार की एक पूरी राजकुमारी का अपहरण हो गया? अपहरणकर्ता आखिर क्या सोच रहे हैं? जब हुम्बन से पूछा गया कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि राजकुमारी और उसके साथी 1 हफ्ते के बाद ही चले गए थे और उन्हें उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे जेरा की भौहें तन गईं। तो फिर यह अब हुम्बन के साथ युद्ध में क्यों है? जेरा ने पूछा।
क्योंकि यह झूठ था। एक गुप्त क्षमता है जो अमेज़न के पास एक दूसरे का पता लगाने की है, ठीक जीन ट्रैकिंग क्षमता की तरह, और इसके अनुसार राजकुमारी अभी भी हम्बन ग्रह पर थी, लेकिन वे इसे इनकार करते हैं। इसी कारण युद्ध हुआ, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, और जेरास ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि हम्बन क्या योजना बना रहे थे, लेकिन उसे यकीन था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगता है कि यह वास्तव में युद्ध छिड़ने के लिए पर्याप्त है, जेरास ने बेफिक्र होकर कहा। ठीक है, इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो वहां जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ सहायता के लिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आप नए कैडेट्स के कप्तानों में से एक होंगे, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये जानना चाहिए, ताकि अगर आप विदेशी जातियों को मरते हुए देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अपराधबोध न हो और इसलिए आप बेवकूफ़ाना फैसले न लें। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, लेकिन अनजाने में उन्हें यह पता नहीं था कि जेरास वास्तव में कौन था। अपराधबोध, वह क्या था? भले ही कल अचानक पूरा एआईए फट जाए और उसमें मौजूद सभी छात्र मर जाएं, फिर भी उसे तब तक कोई परवाह नहीं होगी जब तक कि वह घायल न हो जाए। एक विदेशी समूह के बारे में बात करना बेकार है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। आपने अभी कैप्टन वाली बात क्या कही? जेरास ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। ठीक है, इस मिशन में जाने वाले आप सभी नए कैडेट कुल 60 हैं, इसलिए आपको 5 के समूहों में विभाजित किया जाएगा और आप अपने 5 के समूह के टीम लीडर होंगे। युद्ध में यह अंतरआयामी युद्ध के लिए सहायता के कई क्षेत्र हैं, इसलिए आपको सहायता के प्रत्येक क्षेत्र में मदद करने के लिए 5 के समूहों में चुना जाएगा। कप्तान होने के नाते आपके पास कोई विशेष रूप से महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन यदि आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी टीम को इस मिशन में कोई हताहत न हो, तो आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे। प्रशिक्षक मोनिका, हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है, जेरास ने उत्तर दिया। अब जब वह मिशन पर एक्सट्रैक्ट पॉइंट भी कमा सकता है, तो कप्तान बनना परेशानी के लायक था। लेकिन मैं किसी चीज़ के बारे में उत्सुक हूँ, जेरास ने प्रशिक्षक मोनिका को देखते हुए कहा। ओह, यह क्या है? चूंकि यह 9 परिवारों की राजकुमारी थी जिसका अपहरण किया गया था, इसका एआईए से क्या लेना देना है? 98 मिशन शुरू होता है, लेकिन मैं किसी चीज़ के बारे में उत्सुक हूँ, जेरास ने प्रशिक्षक मोनिका की ओर देखते हुए कहा। ओह, यह क्या है? चूंकि यह 9 परिवारों की राजकुमारी थी जिसका अपहरण किया गया था, इसका एआईए से क्या लेना देना है? जेरास ने वह सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। वह कभी नहीं समझ पाया कि 9 परिवारों में से एक की राजकुमारी क्यों लापता हो गई और एआईए को इस बारे में चिंता क्यों होगी। अगर 9 परिवार ने अपना कोई सदस्य खो दिया, तो यह उनकी समस्या होनी चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर ऐसा नहीं है जिसे आप समझ पाएंगे। 9 परिवारों और एआईए के बीच का इतिहास बहुत गहरा है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर वे राजकुमारी को खोजने में सक्षम थे, तो एआईए को बहुत लाभ होगा और इसके अलावा अमेज़नियन परिवार भी हमारा ऋणी होगा। वैसे भी जो लाभ प्राप्त होंगे वे इसके लायक हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे जेरास ने अपना कंधा उचका दिया। सूचना के लिए धन्यवाद प्रशिक्षक मोनिका, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। जेरास ने प्रशिक्षक मोनिका को आखिरी बार झुककर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब प्रशिक्षक मोनिका ने सूर्यास्त को दूर से देखा तो रेगिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह खुद से सोच रही थी, मुझे वाकई उम्मीद है कि तुम्हें जो मैंने अभी अभी बताया है उसका सही अर्थ समझ में आ गया होगा। जेरास सेलेस्ट्रिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेरास तुरंत अपने कमरे में चला गया और बिस्तर की ओर बढ़ गया। वह धीरे धीरे प्रशिक्षक मोनिका द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह अच्छी तरह से जानता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है और मिशन में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब था। उदाहरण के लिए, हम्बद जाति मानव जाति के इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपहरण क्यों करेगी और इसके बारे में झूठ क्यों बोलेगी? आखिर वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? वे वास्तव में क्या चाहते हैं? मिशन कीचड़ भरे पानी की तरह था, फिर भी उसे नहीं पता था कि एआईए नए कैडेटों को ऐसे कीचड़ भरे पानी में क्यों शामिल करना चाहेगा। लेकिन एक बात पक्की थी और वह ये कि वह एआईए का अनुसरण करेगा कि उन्हें किस दिशा में निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा उन सभी का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। मिशन के प्रति बेपरवाह रवैये के साथ जेरास दिन भर के लिए बिस्तर पर चला गया और भूल गया कि उसे प्रशिक्षक मोनिका के साथ कोई मीटिंग करनी थी। NOWELL-BE-IN.C-OM। 2 दिन बाद इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट हॉल में 60 नए कैडेटों का एक समूह सीधा खड़ा था। प्रत्येक ने अपनी एआईए वर्दी पहनी हुई थी और उनके पीछे एक छोटा सा मानक एआईए बैग था। राइजिंग के सामने, जहां सभी नए कैडेट्स का सामना हुआ, 3 एआईए अधिकारी देखे जा सकते थे, 2 पुरुष और एक महिला। उनके चेहरे पर मुस्कान का एक भी संकेत नहीं था। एआईए अधिकारियों में से एक ने आगे बढ़कर अपनी मर्दाना आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती हुई आगे बढ़ाई। आज आप सभी अपने पहले अंतरआयामी लड़ाकू मिशन पर जाएंगे।
मिशन विवरण और आपकी प्रत्येक भूमिका को संदर्भ के लिए आपके वॉच को भेजा जाएगा। चूंकि आप सभी कुल 60 हैं, तो आपको कुल 12 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें टीम लीडर सहित 5 व्यक्ति एक समूह में होंगे। इसलिए आप सभी को ए से एल तक के समूहों के अलग अलग स्थान पर खड़ा होना चाहिए। एक ही समूह में शामिल लोग या के एक विशेष समूह के लिए समर्थन के एक ही पहलू पर आगे बढ़ेंगे। अधिकारी ने तुरंत ग्रुप एल से शुरू करके नाम पुकारना शुरू कर दिया क्योंकि वे सभी जल्दी से 12 का समूह बना चुके थे। जेरस ने पाया कि वह अंतिम समूह में से एक था, ग्रुप ए। ऐसा करने के बाद एक नियम है जिसका पालन करना होगा। उन्होंने इस मिशन का पालन किया और वह है मिशन के दौरान यह अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पूर्ण पालन। यदि किसी भी प्रकार की अवज्ञा या प्रतिरोध पाया जाता है तो यह द्वारा बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। महिला यह अधिकारी जो लगभग 1.87 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी, छोटे सुनहरे बालों वाली और अंडाकार चेहरे वाली, पूरे हॉल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। क्या समझ में आया? हाँ सर, नए कैडेट्स की आवाज़ एक साथ गूंज उठी। अच्छा, याद रखें कि यह मानव जाति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को वापस पाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। ये सभी मिशनों में सबसे महान है कि आप विदेशी जाति के खिलाफ लड़ें जो आपके किसी एक को गलत कारणों से अपहरण करना चाहती है। इसलिए कोई दया न दिखाएं और अपनी पूरी क्षमता से आदेश का पालन करें। इसके अलावा जो लोग इस मिशन में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें EIA द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें प्राचीन खेती के मैदानों तक पहुंच, EIA के पूर्ण खजाना हॉल से खजाना लेने की अनुमति, EIA अधिकारी के रूप में तत्काल पदोन्नति शामिल है, जिसमें सामान्य रूप से 3 साल लगते हैं, और भी बहुत कुछ। इसलिए पृथ्वी के भविष्य के रक्षकों, आपके पास इस मिशन को अपनी पूरी क्षमता से न लेने का कोई कारण नहीं है। मिशन की अवधि कम से कम 3 दिन और अधिकतम 1 सप्ताह है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। नए कैडेटों के दिलों की धड़कन बढ़ने पर उस आदमी की आवाज़ गूंजी, जो बताए गए विभिन्न लाभों के कारण उनके दिमाग को और मजबूत करने में मदद कर रहा था। जेरस ने भी अपनी भौहें उठाईं क्योंकि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वह उन लाभों की मात्रा से हैरान था जिनका वादा किया गया था। ये कहने के बाद चलो चलते हैं। जब वह उन्हें हॉल में से एक के दरवाजे पर ले गया तो उस आदमी की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खोलते हुए जेरस को एक विशाल टेलीपोर्टर मिला जो लगभग पूरे कमरे को कवर कर लिया। उन्हें 10 के समूहों में उस पर खड़े होने का आदेश दिया गया, जिसमें जेरास समूह सबसे पहले टेलीपोर्ट हुआ। जेरास ने महसूस किया कि वह तेज़ी से अंतरिक्ष में धकेला जा रहा है क्योंकि उसे लगा कि धक्का रुक गया है और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके ठीक सामने एक विशाल अंतरिक्ष यान था जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर थी और उसने उसकी पूरी दृष्टि को कवर कर लिया था। उस पर 3 बड़े शब्द लिखे थे जिन्हें देखते ही किसी को भी अविश्वसनीय श्रद्धा का एहसास होता था। EIA। जेरास ने गहरी सांस ली क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष यान की ओर ले जाया गया। उस स्थान में प्रवेश करते हुए सीटों की एक लंबी कतार ही दिखाई दे रही थी क्योंकि वे 5 के समूहों में उस पर बैठे थे। प्रत्येक समूह दूसरे समूह का सामना कर रहा था। जेरास अपने समूह के साथ बैठा था क्योंकि उसने सुरक्षित बेल्ट का उपयोग करके खुद को बांध लिया था, इससे पहले की जगह में एक EIA आवाज़ गूंजती। ह्यूमन ग्रह के लिए मिशन उड़ान 1 मिनट में शुरू होगी। कृपया अपने आप को सीट पर ठीक से बांध लें और अंतरिक्ष उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। जेरास ने खुद को सीट पर बांध लिया था, तभी अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट ने पूरे स्थान को भर दिया और जेरास ने अपनी सीट को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल इस बात की प्रत्याशा में जोर से धड़क रहा था कि उसे जल्द ही क्या सामना करना पड़ेगा। ये गड़गड़ाहट लगभग 30 मिनट तक चलती रही, लेकिन अचानक बंद हो गई क्योंकि जेरास को अचानक लगा कि वह हवा में थोड़ा तैर रहा है। लेकिन तुरंत ही अधिसूचना बज उठी। एंटी ग्रेविटी सुविधा अब सक्रिय हो जाएगी। जेरास ने तुरंत महसूस किया कि भारहीनता की भावना गायब हो गई क्योंकि उसका बट सीट पर पटक दिया। मिशन के विवरण की सूचना देने वाली एक अधिसूचना दिखाई देने पर उसकी घड़ी की बीप बज उठी। शुक्र है कि उसने प्रशिक्षक मोनिका से सब कुछ पहले ही जान लिया था। ह्यूमन ग्रह की यात्रा अब शुरू होगी। जेरास का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह आने वाली चीज़ों की प्रत्याशा में वहां बैठा था। 99 ग्रह हमबार पर आगमन। ग्रह हमबार तक की यात्रा लगभग 2 घंटे की यात्रा थी। भले ही अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में मैक 7 की अनुमानित गति से चल रहा था, ये दर्शाता है कि ग्रह हमबार पृथ्वी से कितनी दूर है। नए कैडेट्स के बीच एक शब्द भी चर्चा नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अगले कुछ घंटों में जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए खुद को सही मानसिक स्थिति में लाने की पूरी कोशिश की। जेरस ग्रुप ए सीट पर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था ताकि उसके अंदर की किसी भी तरह की घबराहट दूर हो जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह जितना शांत होता गया, उसकी आभा उतनी ही ठंडी होती गई, जिससे दूसरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नींद में सो रहा कोई शैतानी जानवर हो। एक ऐसा एहसास जिसे कोई भी समझ नहीं पाया कि इसका कारण क्या था। हम ग्रह हमबार पर पहुंच चुके हैं। आप सभी को सलाह दी जाती है कि 59.58.57 में उतरने की तैयारी करें।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उनमें एक तीक्ष्ण नीली रोशनी चमक उठी, इससे पहले कि वे अपने सामान्य फीके रंग में लौट आएं। जैसे ही उसके हाथ सीट बेल्ट की ओर बढ़े और उसने उसे खोल दिया। 3.2.1 कृपया उतरें। आई की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। जेरास ने आई की आवाज़ सुनकर तुरंत खड़े हो गए और कुल 60 नए कैडेट्स के साथ स्पेसशिप का दरवाज़ा खुला और उसके बाहर 3 EIA अधिकारी थे। जेरा की आंखें सिकुड़ गईं और पूरे समूह को स्पेसशिप से बाहर ले जाया गया। वह महसूस कर सकता था कि वातावरण में कुछ अलग था, क्योंकि उसे पहले की तुलना में ज़मीन पर ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से ज़्यादा था। सूरज उनके सिर के ठीक बीच में ऊंचा था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि दोपहर हो चुकी थी। जिस जगह पर अंतरिक्ष यान उतरा, उसके आसपास दर्जनों अंतरिक्ष यान थे, जिनमें लड़ाकू और बमवर्षक अंतरिक्ष यान मॉडल सबसे आम थे। उस क्षेत्र से गुजरते हुए दूर दूर तक फैले हुए टैंक देखे जा सकते थे, क्योंकि EIA अधिकारी कभी कभी अंदर बाहर आते जाते थे। कुछ लोग अलग अलग वस्तुओं को लेकर चलते थे, जिन्हें मिनी कार्गो में पैक किया जाता था, जबकि कुछ को अंतरिक्ष यान में चढ़ते और जल्द ही दूर चले जाते देखा जा सकता था। समूह को कई टेंटों से आगे ले जाया गया, क्योंकि उन्हें अपने रास्ते में काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन मौजूद EIA अधिकारियों ने उन्हें अनदेखा कर दिया और वे अपने काम में लगे रहे। हम अंतरिक्ष मिशन क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वहां आप EIA अधिकारियों में से किसी एक से जुड़ सकेंगे और अपनी भूमिकाएं प्राप्त कर सकेंगे। महिला प्रशिक्षक की आवाज़ पूरे समूह में गूंज रही थी, क्योंकि उन्हें बेस से होते हुए अलग अलग क्षेत्रों से गुजरते हुए ले जाया जा रहा था, इससे पहले कि वे आखिरकार एक पूरी तरह से अलग संरचना के सामने पहुंचें। ये संरचना दूसरों से अलग थी, क्योंकि बाकी सभी टैंक उन्नत भारी विनाइल लेपित पॉलिएस्टर कपड़ों से बने थे। टैंक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक, जिसे जेरस ने EIA के जरिए बहुत लोकप्रिय माना, इसकी उब अवरोधक, कम बुलेट प्रूफ और एंटी-टियर विशेषताओं के कारण यह एक संरचना बहुत अलग थी, क्योंकि यह लगभग 2 मंजिलों वाली एक विशाल संरचना के आकार में थी और पूरी तरह से मिट्टी से बनी थी। इमारत और इसे कैसे बनाया गया था, इस पर दूसरी नज़र डालने पर जेरस तुरंत बता सकता था कि यह ब्लॉक दर ब्लॉक नहीं बनाया गया था, लेकिन संभवतः ये पृथ्वी की आनुवंशिक क्षमता को जगाने वाले व्यक्ति का निर्माण था। इस बात के लिए कि इस तरह के जागृत व्यक्ति को अपनी आनुवंशिक क्षमता पर इतना सही नियंत्रण रखने में सक्षम होने के लिए कितना शक्तिशाली होना चाहिए, जेरस को नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि यह उसके स्तर से परे था। समूह ने एक बड़ी विशाल जगह दिखाते हुए संरचना में प्रवेश किया, जो बाहर से दिखने वाले से 10 गुना बड़ा लग रहा था। अरे मिलियम, वे यहाँ हैं। एक पुरुष अधिकारी, जिसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था, ने एक कार्यालय में आवाज़ लगाई, जब एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो एक लंबे गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक चश्मा लगा हुआ था, अपने हाथों में एक छोटी सी किताब लेकर उनकी ओर आया। परेशान करने के लिए धन्यवाद रोडोफ, मीरा और कोमा, मैं इसे यहाँ से ले लूँगा, मिलियम ने कहा, जब तीनों अधिकारियों ने उन्हें एक छोटा सा झुककर प्रणाम किया, जिससे उनके जाने से पहले उनकी उच्च स्थिति का पता चलता था। अब अपने चश्मे को ठीक कर रहे थे और उन्हें एक उचित जांच परख वाली नज़र से देख रहे थे। अधिकारी मिलियम, नमस्ते युवा चैम्प्स, मैं सार्जेंट मिलियम हूँ, इस मिशन के एरियल वॉरफेयर का ओवरसियर। इससे पहले कि आप सभी को आपकी भूमिकाएं सौंपी जाएं, मुझे लगता है कि यह जानना ज़रूरी है कि आप किससे या किससे निपटेंगे। सार्जेंट मिलियम ने उन्हें उस जगह के एक कमरे की ओर ले जाते हुए कहा। एक बड़े सफ़ेद स्थान पर पहुंचकर अचानक अपने हाथों को आपस में ताली बजाने पर मध्य हवा में एक होलोग्राफिक छवि प्रकट हुई, जिसमें एक एलियन जाति की छवि दिखाई दे रही थी। ये वो एलियन जाति है जिससे हम निपट रहे हैं, ये एक औसत हम्बन का उदाहरण है। सार्जेंट मिलियम ने होलोग्राफिक छवि की ओर इशारा करते हुए कहा। छवि में एक मानव जैसा प्राणी लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा देखा जा सकता है, लेकिन 2 भुजाओं के बजाय उस पर 4 भुजाएं मौजूद थीं, जो दर्शाती हैं कि वह कोई मानव नहीं था। यहाँ ये हम्बन एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण जागृतिकर्ता के समानुपातिक है। हम्बन के शक्ति स्तर की एक विशिष्ट विशेषता उनकी ऊंचाई है। जन्म के समय वे 0.8 मीटर लंबे और उल्का रैंक चरण में 2 मीटर लंबे होते हैं। 3 मीटर लंबा हम्बन आपको प्रारंभिक कॉस्मिक रैंक चरण के समान शक्ति पर मिलता है, जबकि 5 मीटर लंबा एक पीक कॉस्मिक रैंक चरण पर होता है। NO12BEACON रात के 8:47। इसकी एक और खासियत ये थी कि इसके शरीर के हर इंच पर त्वचा की जगह नीले रंग के तराजू थे, जबकि इसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, जैसे कि यह खाए हो, और काले बाल इसके कंधे तक पहुंच रहे हों। ये हुम्बन यहाँ एक अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज अवेनर के समानुपातिक है। हुम्बन के पावर लेवल की एक खासियत उनकी ऊंचाई है। जन्म के समय वे 0.8 मीटर लंबे और मेटियोर रैंक स्टेज पर 2 मीटर लंबे होते हैं। 3 मीटर लंबा हुम्बन जो आपको मिलता है, वह अर्ली कॉस्मिक रैंक स्टेज के बराबर ही ताकतवर होता है, जबकि 5 मीटर लंबा हुम्बन पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर होता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? यह इसलिए ताकि आप जान सकें कि अगर आप अचानक अपनी जान नहीं गंवाना चाहते हैं, तो आपको किस तरह के हुम्बन को देखते ही तुरंत टालना चाहिए।
सार्जेंट मिलिम्प ने कहा, जिससे ज़ेरास की भौहें तन गईं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी न किसी तरह से युद्ध के मैदान में पहुंचना ही होगा। हम्बन किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनकी एक कमज़ोरी है और वह ये है कि उनके पास शुद्ध क्रूर शक्ति के अलावा कोई और क्षमता नहीं है। उनका एकमात्र हथियार उनकी शुद्ध शक्ति है। इसके अलावा उनकी बुद्धि भी बहुत कम है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से आदिम प्रजाति बनाती है। उनके पास कोई तकनीकी उपकरण नहीं है और वे अभी भी चीज़ों के पुराने तरीकों पर निर्भर हैं। सार्जेंट मिलिम्प ने कहा, आप लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम्बन हवा में मौजूद लोगों को बहुत कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे उड़ नहीं सकते और उनके पास ऐसा कोई अंतरिक्ष यान नहीं है जो ऐसा कर सके। फिर हवा में उड़ने वाले लोग बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन पूरी तरह से अदृश्य नहीं हैं। ज़ेरस ने यह सुनकर भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसे पता था कि अगर आप हवा में उड़ सकते हैं जबकि आपका दुश्मन नहीं उड़ सकता, तो डरने की कोई बात नहीं है। कम से कम आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। जैसे कि उसके विचार सुनकर होलोग्राफिक पर छवि बदल गई और पूरे समूह को एक वीडियो दिखाया गया। एक वीडियो जिसने तुरंत ही हम्बन के बारे में उसके विचार बदल दिए, क्योंकि उसे आखिरकार लगा कि अगर वह अपनी जान नहीं खोना चाहता है तो उसे इस मिशन को गंभीरता से लेना चाहिए। 100 अधिकारी द्वारा हत्या का प्रयास। युद्ध के मैदान के बीच में संघनित प्लाज्मा की विनाशकारी किरणें हवा में बारिश की तरह नीचे जमीन पर गिर रही थीं, जहां हम्बन का एक समूह यह अधिकारियों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। एक अंतरिक्ष यान ने अचानक प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी किरण को बंद कर दिया, क्योंकि यह नीचे जमीन पर गिर गई, जिससे जमीन पर एक गहरी खाई बन गई और लगभग 10 हम्बन के शरीर के अंत खाई में बिखरे हुए थे, जो जल्दी ही ताज़ा नीले खून और गोर से भर गए। अंतरिक्ष यान हवा में उड़ गया और उसमें से प्रकाश की एक और किरण नीचे हम्बन पर गिर गई। तभी अचानक एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। लगभग 2.5 मीटर लंबाई तक पहुंचने वाले एक विशेष रूप से लंबे हम्बन की छवि अचानक दिखाई दी, जो युद्ध के मैदान के किनारे से आगे की ओर भाग रहा था। उसने बस उन लोगों को उड़ा दिया जो उसके रास्ते में खड़े थे। स्पेसशिप के ठीक नीचे पहुंचते ही उसकी काली आंखें उस पर टिक गईं, क्योंकि हम्बन ने अचानक अपना पैर जमीन पर पटक दिया और ऊपर की ओर कूद गया। बूम! स्पेसशिप ने तुरंत आसमान में उड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कहीं पहुंच पाता, हम्बन सीधे उसके ऊपर आ गया और उसकी पूरी 4 भुजाएं स्पेसशिप की पायलट सीट पर जा टकराईं, जिससे वह तुरंत फट गया और निस्संदेह उसमें मौजूद 2 बदकिस्मत आत्माएं पुनर्जन्म के पीले झरनों में चली गईं। उसकी बड़ी 4 भुजाएं स्पेसशिप के बचे हुए हिस्से को पकड़कर उसे आसमान में मौजूद दूसरे स्पेसशिप की ओर फेंक गईं। कबूम! 5 स्पेसशिप तुरंत जमीन पर गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जब सार्जेंट मिलिम्प ने कैडेट्स के समूह को देखा तो वीडियो वहीं रुक गया, जिनके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं, क्योंकि वे युद्ध में बदकिस्मत इंटरडायमेंशनल अधिकारियों के साथ हुए नरसंहार को देख रहे थे। तो इस युद्ध में कोई भी क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हालांकि आपकी भूमिकाएं किसी भी तरह से युद्ध के मैदान से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं हैं। मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप बहुत ज़्यादा लापरवाह न हो जाएं। ज़ेरास ने हम्बन द्वारा किए गए नुकसान को देखते हुए निगल लिया। ऐसा लगता है कि हम्बन सख्त ग्राहक हैं। आपको हम्बन के बारे में जो कुछ भी समझने की ज़रूरत है, उसे समझने के बाद अगली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वह है हम्बन ग्रह। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग पहले ही देख चुके होंगे, ज़मीन पर खींचने वाला बल सामान्य से थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 15 मीटर प्रति सेकंड 2 है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 2 गुना हो जाता है। मेरा मानना है कि आपको पहले ही सिखाया जा चुका है कि गुरुत्वाकर्षण के अनुसार अपनी ड्राइविंग को कैसे समायोजित करें। एक और बात हम्बन ग्रह की समय अवधि है। ये पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है और पूरे दिन की अवधि 20 घंटे है, जिसमें 9 घंटे दिन का समय है जबकि 11 घंटे रात का समय है। इसलिए रात दिन से काफ़ी लंबी है। इतना कहने के बाद चलिए आपको अपनी भूमिकाओं पर ले चलते हैं। सार्जेंट मिलिम्प ने अपनी घड़ी पर तेजी से क्लिक किया, इससे पहले कि वह एक बार फिर समूह का सामना करने के लिए मुड़े। हवा में मौजूद होलोग्राफिक छवि अचानक गायब हो गई, जबकि EIA ऑपरेशन कॉम्बैट अधिकारी जमीन पर लड़ाई के साथ गहराई से काम करते हैं। EIA इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट अधिकारी एरियल वॉरफेयर के साथ काम करते हैं और इस ग्रह पर वर्तमान मिशन के साथ EIA एरियल वॉरफेयर के केवल 4 पहलू हैं जिन्हें तैनात किया गया था, जो पैराट्रूपर्स, एयर टोही, ग्राउंड फोर्स के लिए सामरिक समर्थन और सिंपल कार्गो एयर ड्रॉप हैं। NOBIN.com सिंपल एयर ड्रॉप डिवीजन कार्गो स्पेसशिप में शस्त्रागार और हथियारों को लोड करने और उन्हें युद्ध के मैदान में EIA अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। J से L तक के समूह इस डिवीजन का समर्थन करते हैं। EIA का एक अधिकारी, घुंघराले काले बालों वाला एक दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति, अचानक हॉल में प्रकट हुआ और उसने सार्जेंट मिलिम्प को एक छोटा सा प्रणाम किया। आप सभी कैप्टन आंद्रेई के पीछे चलें। इस मिशन की अवधि के दौरान आप उनकी देखरेख में रहेंगे। हाँ सर। समूह J से L तक के लोग अधेड़ व्यक्ति की आकृति के तुरंत बाद चले गए और केवल 9 समूह बचे।
दूसरा डिवीजन जमीनी बलों के लिए सामरिक सहायता है, जबकि इस समूह में मुख्य रूप से बमवर्षक और हवाई युद्ध समूह शामिल हैं। आप खतरे के कारण बमवर्षक विमानों का पीछा नहीं करेंगे और इसके बजाय युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हुए या अधिकारियों की मदद करने और फिर उन्हें वापस बेस तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होंगे। कृपया सावधानी बरतें और हमेशा चौकन्ने रहें। हालांकि अभी तक पूरी तरह से युद्ध नहीं छिड़ा है और हताहतों की संख्या बहुत कम है, फिर भी युद्ध का मैदान बहुत खतरनाक है। एक महिला या अधिकारी सार्जेंट मिलिम के सामने पहुंची और हॉल में चली गई। आपने मुझे बुलाया है सार्जेंट? हाँ, जोली, ये नए कैडेट हैं जो आपके स्वास्थ्य विभाग के डिवीजन में शामिल होंगे। मैं उनकी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपने जा रहा हूँ, सार्जेंट मिलिम ने कहा। आप निश्चिंत रह सकते हैं, सार्जेंट। अच्छा, ग्रुप जी से लेकर आई तक के लोगों को ऑफिसर जोली के पीछे चलना है। तीनों समूह भी बाहर निकल गए क्योंकि वे ऑफिसर के पीछे चल रहे थे और जल्दी से नजरों से ओझल हो गए। ह्यूमन सैनिकों की इमेजरी इंटेलिजेंस प्रदान करने और दुश्मन के युद्धाभ्यास का विवरण भेजने के लिए एयरटो ही जिम्मेदार हैं। ग्रुप डी से लेकर एफ तक के लोगों को इस डिवीजन का समर्थन करना है। एक मध्यम आयु वर्ग के यह अधिकारी धीरे धीरे हॉल में दिखाई दिए, जबकि समूह जल्दी से उनके पीछे चला गया। जेरस ने देखा कि एनरिकॉर्ड भी समूह का हिस्सा था, विशेष रूप से समूह ही का। अब हमारे पास आखिरी डिवीजन पैराट्रूपिंग समूह है, जो मुख्य रूप से यह पैराट्रूपर्स के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। आपका मिशन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आप युद्ध के मैदान में युद्ध सैनिकों को पहुंचाएंगे। ये सलाह दी जाती है कि आप बेहद सावधान रहें क्योंकि भले ही आप केवल अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध के मैदान से जुड़े हों, फिर भी आप इसके बहुत करीब आएंगे। ग्रुप ए से सी तक के लोगों को इस डिवीजन का समर्थन करना है। याए का एक अधिकारी हॉल में दिखाई दिया, लगभग 2 मीटर लंबा एक विशालकाय व्यक्ति, जिसके बाल चमकीले गंजे थे और चेहरे पर निशान थे, जिससे वह मानव त्वचा में एक जानवर जैसा दिख रहा था, हॉल में दिखाई दिया। आप लोग अधिकारी स्पार्टनबर्ग के पीछे चलें और हमेशा दिए गए नियमों को सुनें। क्या ये स्पष्ट है? हाँ सर। अंतिम समूह अधिकारी स्पार्टनबर्ग के तुरंत बाद हॉल से बाहर निकल गया, केवल सार्जेंट मिलिम को छोड़कर, जो समूह को जाते हुए देख रहा था। उसकी सामान्य मुस्कान एक बार भी उसके चेहरे से नहीं हटी, लेकिन समूह के पूरी तरह से बाहर निकलते ही वे गायब हो गए, क्योंकि आदमी ने अपना चश्मा उतार दिया। थकावट में उसकी थोड़ी लाल आंखें। यह मिशन अब तक का सबसे अनियमित मिशन है। पूरी तरह से बाहर न जाने का आदेश दिया गया और साथ ही मारे जाने से बचने की कोशिश भी की गई। यह अभी भी अनिश्चित है कि हम इसे कब तक जारी रख सकते हैं और क्या समय पहले से ही बहुत तेजी से निकल रहा है। और फिर भी यह नए कैडेटों को शामिल होने की अनुमति देने के लिए तैयार है। बस उच्च अधिकारी क्या योजना बना रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरस अधिकारी स्पार्टनबर्ग के पीछे पीछे गया और उन्हें अंतरिक्ष में ले जाया गया और जल्द ही वे एक बड़े सफ़ेद धातु के दरवाजे के सामने रुक गए। इस क्षेत्र में वहां बिल्कुल भी कोई नहीं था, जिससे जगह पूरी तरह से शांत थी। अधिकारी स्पार्टनबर्ग के साथ अकेले रह गए, जो एक इंसान से ज्यादा एक जानवर लग रहे थे। नए कैडेट्स अपने दिल की धड़कन को अनजाने में ही बढ़ने से नहीं रोक पाए, भले ही उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की हो। एक ही अधिकारी संभवतः उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता था, है न? ऐसा कुछ भी नहीं था जो ऐसा करने का औचित्य सिद्ध करता हो। अधिकारी स्पार्टनबर्ग ने अपने हाथों में दरवाजे की घुंडी को जकड़ा हुआ था, अचानक बीच में ही रुक गया क्योंकि उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसका मुड़ा हुआ शरीर सीधा खड़ा था, उसकी पीठ पूरे कैडेट्स की ओर थी और उसकी कर्कश रीढ़ को झकझोर देने वाली आवाज़ पूरे शांत स्थान में गूंज रही थी। आप जानते हैं, यह एक क्रूर युद्ध है जिसमें आप सभी जा रहे हैं, जहां केवल सबसे साहसी व्यक्ति ही कठिन जीवन जीने की हिम्मत कर सकते हैं। फिर भी उच्च अधिकारियों ने आप जैसे शौकिया लोगों को भेजने की हिम्मत की। इससे मैं आश्चर्यचकित हो गया कि आप लोगों का जीवन कितना कठिन है। अधिकारी स्पार्टनबर्ग की आवाज़ तुरंत ही बेहद भयावह हो गई, क्योंकि पूरे स्थान में एक शक्तिशाली आभा फैल गई, जिससे नए कैडेटों के चेहरे पर तुरंत बदलाव आ गया। क्रैक, बूम। अधिकारी स्पार्टनबर्ग के अचानक मुड़ने और अपनी हथेलियों को आगे की ओर पटकने पर अंतरिक्ष में एक विशाल हथेली का भूत दिखाई दिया। हवा असहनीय बल द्वारा बलपूर्वक दबा दी गई थी, जैसे कि एक परमाणु बम छोड़ा जाने वाला था, जिससे वे दर्द से पागलों की तरह चीखने लगे। शॉकवेव उभरी, एक कॉस्मिक रैंक स्टेज प्राणी की सर्वनाशकारी शक्ति के साथ नए कैडेटों के समूह की ओर बढ़ रही थी। सदमा, अविश्वास, गुस्सा, डर,